शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमरनाथ गुफा के पास तबाही हुई है, एक बड़ा हादसा हो गया है। पहली तस्वीर दिखाइए, देखिए बादल फटने की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बादल फटा, उसके बाद आप सैलाब देख रहे हैं, किस तरह पानी निकला है पहाड़ के ऊपर से। उसके बाद देखिए नीचे अफरा तफरी मच गई, लोग मौजूद थे यहां पर। ये जो आप देख रहे हैं तेज धार पानी की, ये जो मोटी धार है, ये जहां तक बहकर जाती है वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद रेस्क्यू किया गया है गुफा के पास, ये बादल फटा है वो तस्वीर अगली दिखाइए, मूव कीजिए। राहत और बचाव का काम जारी है। रेस्क्यू टीम, ये देखिए बताया जा रहा है लगभग कई लोगों की मौत हुई है, अपुष्ट आंकड़ा है, 10 की मौत की भी खबरें आ रही हैं। ये आप देख रहे हैं, ये लोगों को निकाला जा रहा है जो फंसे हुए हैं। कितने लोग फंसे हैं, कितने लोग बह गए हैं, इस बात की अब तक जानकारी नहीं है। तो आपको बताऊं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, आइए जल्दी से। और आपको बताऊं यह हादसा कैसे हुआ, बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। 10 श्रद्धालुओं की मौत की खबर मिल रही है अमरनाथ गुफा के पास। दरअसल ये बादल फटा है, खबर यह है शाम करीब 5:30 बजे यह हादसा हुआ है। 5:30 बजे पवित्र गुफा के पास काफी संख्या में श्रद्धालु उस वक्त मौजूद थे। बताया जा रहा है गुफा से बहुत नजदीक में यह हादसा हुआ है, सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। अचानक बादल फटने से तबाही हुई। 25 टेंट, जो लोग वहां टेंट लगाकर रहते हैं वहीं वैसे 25 टेंट तेज बहाव में बह गए, खबर यह है। और कई श्रद्धालुओं की तलाश अभी भी जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ जो है बचाव में जुटी हुई है, लोगों के रेस्क्यू करने में। हेलीकॉप्टर के जरिए भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है। स्थिति यह है कि अभी अंधेरा हो चुका है, इसलिए राहत बचाव के कार्य में इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी आएगी। उम्मीद है, इंतजार हो कि सुबह हो जाए, उसके बाद रेस्क्यू किया जा सके। जरा सुनिए नेशनल डिजास्टर टीम क्या कह रही है एनडीआरएफ की, जरा सुनिए। 5:30 के आसपास की क्लाउड बर्स्ट की खबर है और वहां स्लोप्स इतनी शार्प हैं कि क्लाउड बर्स्ट के कारण पानी इकट्ठा होकर बहुत मोमेंटम से आता है, जिसने काफी, जैसा देखा हमने, टेंट्स को नुकसान वगैरह किया है। और लड़के तो अभी राहत कार्य में शामिल हैं और जैसे जैसे अपडेट आती है हम आपको वाकिफ करते रहेंगे। मेरे पास अभी 10 कैजुअलिटी का फिगर है और 3 लोगों को जीवित हम निकाल पाए हैं, तो आशा है कि हम और लोगों को जीवित निकालने में सफल रहेंगे। कितनी टीमें सर अभी फिलहाल लगाई है? आसपास की तीनों टीमें शामिल हैं, 2 वहां पहुंच चुकी हैं, एक तो इमीडिएटली अवेलेबल थी, तीसरी टीम पंचतनी से पहुंच जाएगी। लेकिन हमारी टीमों के सिवा भी और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैंने कहा जेएनके पुलिस है, इंडियन आर्मी है, आईटीबीपी है, उनके जवान। और आइए, इस हादसे के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने ट्वीट किया। देखिए क्या लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, वॉल पर दीजिए ग्राफिक्स। अमरनाथ हादसा बेहद दुखद है, पीएम ने लिखा। प्रधानमंत्री ने लिखा, उपराज्यपाल से हालात की उन्होंने जानकारी ली है और मौके पर राहत और बचाव का कार्य फिलहाल जारी है। पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है, पीएम ने लिखा। इसके अलावा मूव कीजिए इसे फास्ट, पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। अमित शाह क्या कुछ लिखा है गृह मंत्री ने, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगे हुए हैं। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है, सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करता हूं, यह लिखा है गृह मंत्री अमित शाह ने। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, दैवीय आपदा के कारण हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। वो लिख रहे हैं, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। आइए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर कैसे बादल फटा। बड़ी बात यह है कि इन परिस्थितियों में बादल फटने की कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बादल फटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर बादल फटता क्यों है और किन हालातों में। जरा ग्राफिक दीजिए, देखिए इससे पहले भी बादल फटा है, ये आप देख रहे हैं। बादल कुछ ऐसे फटता है, बहुत कम लोग जानते हैं कि बादल फट क्यों जाता है। देखिए जरा, होता यह है कि पानी से भरे जो बादल हैं ये पहाड़ों के बीच फंस जाते हैं और उसके बाद ऊंचाई की वजह से बादल आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। अचानक एक ही जगह पर तेज बारिश होने लगती है, बादल जहां रुक गया और फंस गया। और ये जो तेज बारिश है, इसी को आप बादल फटना भी कहते हैं। चंद सेकंड में 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। अमूमन बारिश को मिलीमीटर में मापते हैं और 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश, अब आप समझिए जमीन से 2 सेंटीमीटर तक पानी
बरस जाना। सामान्य तौर पर 15 किलोमीटर पर बादल फटते हैं, यानी जमीन से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के दायरे में, और बादल फटने का दायरा बहुत ज्यादा नहीं होता है। पानी एक जगह होता है, एक साथ पानी जब बरसता है तो तबाही ज्यादा होती है। 1 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा दायरे का रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही साथ बादल फटने से तेज बारिश जो है वो सैलाब का रूप ले लेती है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया कि कैसे सैलाब बनकर गिरा है। और पहाड़ों पर पानी रुकता नहीं है, जब पहाड़ों पर रुकेगा नहीं तो तेजी से जाएगा, और तेजी जो नीचे घर हैं, जो कैंप्स हैं, उन सबको अपने साथ बहा ले जाता है, और नीचे आने वाला पानी अपने साथ पत्थर, मिट्टी भी साथ लेकर आता है। पानी की तेज रफ्तार में सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाता है। एक बड़ी वजह यह होती है बादल सिर्फ पहाड़ों पर नहीं, मैदानी इलाकों में भी बादल फटते हैं। 25 जुलाई 2005 कि मुंबई में बादल फटा था, तब तबाही आई थी। 2005 में बादल फटने को लेकर कई और परिस्थितियां होती हैं। कभी कभी गर्म हवा के झोंके की वजह से भी बादल फट जाते हैं। एक वजह यह भी होती है, मुंबई में गर्म हवा की वजह से ही दरअसल बादल फटा था। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है जो सीधे अमरनाथ हादसे से जुड़ी हुई खबर है। अमरनाथ हादसे के बाद बचाव का काम तेज हो गया है, मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, और 6 टीमें, सेना की 6 टीमें ऑपरेशन में लगा दी गई हैं। 6 टीमें अभी इस ऑपरेशन में लगी हैं, और कई श्रद्धालु लापता बताए जा रहे हैं। आर्मी के हेलीकॉप्टर भी तैयार किए गए हैं। हेलीकॉप्टर संभव है कि सुबह रोशनी के वक्त मूव करेंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात हम शिंदे की भी करेंगे। शिंदे ने वीआईपी कल्चर को ठुकरा दिया है। बात हम करेंगे कैसे वीएचपी अब गला काटने वालों से धमकी पर सुरक्षा देगी। लेकिन पहले बात यह कि योगी के आगे सब फेल हो गए। योगी का ऐसा जलवा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि विरोधी सब ढेर होते जा रहे हैं, सब लापता होते जा रहे हैं, चुनाव दर चुनाव। अब देखिए अब क्या हुआ है इस रिपोर्ट में, जरा देखिए। कि दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। यूपी में योगी के आगे विपक्ष हर मोर्चे पर ढेर हो रहा है। योगी ने पहले सपा, बसपा और कांग्रेस को विधानसभा में धूल चटाई, उसके बाद समाजवादी पार्टी को उसके गढ़ रामपुर और आजमगढ़ में परास्त कर दिया। अब उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भी योगी का ही जलवा होगा। यूपी के विधान परिषद से कांग्रेस जहां पूरी तरह साफ हो गई है, तो समाजवादी पार्टी विपक्ष के नेता तक भी न पहुंच सकी है। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे योगी का जलवा कायम है। विधान परिषद में भी समाजवादी पार्टी निपट गई है। विधान परिषद में जो उच्च सदन होता है, विधानसभा से ऊपर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद भी समाजवादी पार्टी से छिन गया है। अब विधान परिषद में कोई भी नहीं होगा नेता विपक्ष। पहली बार विधान परिषद में विपक्ष का नेता समाजवादी पार्टी का नहीं होगा। अभी विधान परिषद में लाल बिहारी थे नेता प्रतिपक्ष। अभी तक सपा की सीटें कम होने से प्रतिपक्ष भी छिन गया है। विधान परिषद में भी सपा की सीटें कम हो गई हैं। विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 9 सीटें हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष के लिए चाहिए हैं 10 सीटें। इसलिए नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं है। विधान परिषद में किसी विपक्षी दल के पास 10 सीटें नहीं है। सोचिए ये हालत हो गई है, ये 72 दिन आ गए। आइए मैं आपको बताऊंगा विधान परिषद के हालात क्या हैं, कैसे योगी ने वहां भी सबका सूपड़ा साफ कर दिया है। देखिए जरा विधान परिषद में स्थिति यह है कि विधान परिषद में दरअसल आपको बताऊं 100 सीटें हैं एमएलसी की, और उच्च सदन की स्थिति देखिए जरा। बीजेपी के पास विधान परिषद में 100 में से 72 सीटें, 72 सीट्स एमएलसी की। समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 9 सीटें। नेता प्रतिपक्ष के लिए चाहिए थी 10 सीटें, यानी नेता प्रतिपक्ष लायक भी सीटें नहीं बची हैं।
बीएसपी की तो बात मत करिए, सिर्फ एक सीट है। और कांग्रेस के और बुरे हाल है। कांग्रेस यूपी के विधान परिषद में 0 हो गई है, 0, 0 सीट है। प्रियंका की सारी मेहनत देखिए 0 में नजर आ रही है आपको। इतना ही नहीं, आइए आपको बताऊं कि योगी बनाम जो विपक्ष की लड़ाई है, योगी वर्सेस ऑल की लड़ाई है, इसमें कैसे योगी लगातार आगे बढ़ रहे हैं ये आपको बताने जा रहा हूं। और ये विपक्ष के लिए अच्छी खबर नहीं है। यूपी विधान परिषद के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होगा जब किसी पार्टी से विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छिन गई हो। अब इसे योगी आदित्यनाथ का कमाल कहें या फिर विपक्ष की हवा हवाई सियासत, यूपी में योगी के सामने विपक्ष एक बार फिर चारों खाने चित हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो योगी का मुकाबला आखिर करे तो कैसे करे। ये चंद तस्वीरें कुछ दिनों पहले की मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जब बीजेपी ने अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त दी थी। तब बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने यहां से जीत हासिल की, जबकि यह सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। और अखिलेश ने खुद अपने भाई और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को यहां से चुनाव मैदान में उतारा था। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, यह तस्वीर रामपुर की है, जिसे आजम खान का गढ़ कहा जाता है। रामपुर से आजम खान के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई और बीजेपी ने अपना परचम यहां भी लहरा दिया और समाजवादी पार्टी देखती रह गई। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कोई जोड़ है, न विपक्ष के पास कोई मुकाबला, और इसलिए तमाम विपक्षी पार्टियां एक एक कर हवा होती जा रही। एक और सच ये भी है कि यूपी विधान परिषद के 135 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब सदन में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के एकमात्र सदस्य दीपक सिंह का कार्यकाल भी अब खत्म हो चुका है और कांग्रेस के पास इतने विधायक नहीं हैं कि वो विधान परिषद में किसी और को जिताकर भेज सके, क्योंकि विधानसभा चुनाव में योगी के सामने सारी पार्टियां हवा हो गई। विधानसभा चुनाव में आपको बताऊं, एनडीए को 273 सीटें मिली थी, योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने, सपा को केवल 125 सीटें मिली और अखिलेश यादव का सीएम बनने का सपना टूट गया। प्रियंका की तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस को केवल 2 सीट मिली थी। बीएसपी को 1 सीट से संतोष करना पड़ा था और अन्य के खाते में 1 सीट गई थी। बावजूद इसके विपक्षी दलों की अब तक आंखें नहीं खुली। चुनाव के बाद सपा के साथ रहे ओपी राजभर अब अखिलेश से किनारा करने के संकेत दे चुके हैं। उन्होंने इशारों में संकेत दे दिया है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। आजमगढ़ और रामपुर में हार और उसके बाद बयानबाजी से दोनों दलों में तल्खी और बढ़ गई है, जो टूट की कगार पर पहुंच गई है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी पर फोकस करना शुरू कर दिया है। लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। खबर यह है कि इस बैठक में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने पर चर्चा हुई। खासतौर से बीजेपी की नजर पसमानदा समाज पर है, यानी अखिलेश, माया, प्रियंका सभी के वोट बैंक में सेंध लगाने की पुख्ता तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। इसलिए विपक्ष के पास इस वक्त कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं सूझ रहा है योगी के सामना करने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब यूपी से महाराष्ट्र लिए चलते हैं। इधर योगी योगी हो रहा है और उधर शिंदे शिंदे हो रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। जैसे योगी आम आदमी के नेता हैं, उसी तरह शिंदे ने भी परिचय दिया है वो आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं। वीआईपी ट्रीटमेंट को ठुकरा दिया है। शिंदे ने कहा है कि वो कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। कल ही उन्होंने अपना ऑफिस संभाला, सीएम की कुर्सी संभाली, लेकिन आज ही बड़ा फैसला ले लिया। बड़ा फैसला क्या, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो आप देख रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री जाता है तो पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी वीआईपी जो ट्रीटमेंट है, शिंदे ने इनकार कर दिया है कि वो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं लेने वाले। शिंदे ने कह दिया है कि उन्हें आम आदमी की तरह जाना है, ऐसा कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, कोई रोड ब्लॉक ना की जाए। देखिए जरा, शिंदे दिख रहे हैं और गाड़ियों का काफिला आपको दिख रहा है। शिंदे ने ठुकरा दिया है कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट। पुलिस प्रशासन को सीएम शिंदे ने सीधा सीधा आदेश दिया है। आदेश यह है कि मुख्यमंत्री रूट पर, यानी सीएम का जो रूट लगता है, रूट पर कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं लगेगा। कोई भी गाड़ी देर तक नहीं रोकी जाएगी। जिन गाड़ियों को रोक दिया जाता है, मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, घंटों आप ट्रैफिक में इंतजार करते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री के लिए यह भी कहते हैं कि बताइए उनके वीआईपी कल्चर की वजह से मुझे घंटों इंतजार करना पड़ रहा। यह सब नहीं होगा, शिंदे ने कह दिया।
रास्तों पर ज्यादा सुरक्षा बल की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही डीजीपी मुंबई पुलिस कमिश्नर को यह आदेश एकनाथ शिंदे ने दिया है। वीआईपी मूवमेंट के लिए ट्रैफिक को अब तक रोक दिया जाता था या फिर प्रशासन आम लोगों का रूट बदल देता था, रूट डाइवर्ट हो जाता था क्योंकि सीएम आ रहे हैं। वीआईपी काफिला पास होने के बाद ट्रैफिक शुरू किया जाता था। रूट पर सुरक्षा को लेकर भी बहुत खास इंतजाम होते थे। जिस रास्ते से काफिला गुजरता है सुरक्षा वहां कड़ी की जाती थी। काफिले के पूरे रूट पर पुलिसकर्मी तैनात होते थे। अब यह सब नहीं होगा। शिंदे ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने का फैसला ले लिया है। और आइए अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। शिंदे आज दरअसल मिलने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए शिंदे का जो वीआईपी कल्चर खत्म करने का जो तरीका है उसकी एक तस्वीर ये सामने आई थी। एक महिला पुलिसकर्मी की तबीयत खराब हो गई तो शिंदे ने रुककर उनको खुद अपने हाथों से पानी पिलाया, उसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा। ये बताता है कॉमन मैन का सीएम, आम आदमी का जो मुख्यमंत्री है वो ऐसा होता है। और इतना ही नहीं, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एकनाथ शिंदे दिल्ली आ गए हैं। बड़ी खबर यह है एकनाथ शिंदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए। अगर आपके पास तस्वीर हो तो दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एकनाथ शिंदे मिलेंगे, ये आप देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे मुंबई से रवाना हुए। शिंदे और फडणवीस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार शिंदे दिल्ली आ रहे हैं। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं। यहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। आइए मैं आपको दिखाऊं कि एकनाथ शिंदे किस कदर आम आदमी से जुड़ रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है। दूसरी तरफ यही वजह है कि शिंदे की ताकत बढ़ती जा रही है। एक और तस्वीर शिंदे की ताकत की दिखाई दी, ये देखिए जरा। शिंदे के साथ कुछ और पार्षद आ गए। जी हां, दूसरे जिलों के पार्षद भी शिंदे के साथ आ गए। शिंदे ने ट्वीट किए, देखिए। नगर सेवक पार्षद, ठाणे के पार्षद इससे पहले आए थे, कल मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए, अलग अलग जिलों के पार्षद शिंदे के साथ आकर जुड़ गए। ये तस्वीरें उद्धव ठाकरे को परेशान कर रही, ये तस्वीरें उद्धव ठाकरे को डरा रही हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और यही वजह है, अगली तस्वीर दिखाइए, यही वजह है कि उद्धव ठाकरे को अब डर लग रहा है कि शिवसेना भी जाएगी और उनकी पार्टी का सिंबल तीर और धनुष ये भी चला जाएगा। इसलिए उद्धव ठाकरे ने बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा ये आपको बताता हूं। उनको डर किस बात का है, देखिए जरा। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा शिंदे पर निशाना साधते हुए। उद्धव ठाकरे ने ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उद्धव ठाकरे को डर है कि उनसे तीर निशान भी चला जाएगा। उद्धव ने देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा शिवसेना के प्रतीक पर बात हो रही है। प्रतीक मतलब तीर और कमान। मुझसे शिवसेना कोई नहीं छीन सकता, उद्धव ठाकरे ने आज कहा। तीर धनुष शिवसेना के पास ही रहेगा, उन्होंने कहा। तीर धनुष शिवसेना से कोई नहीं ले सकता। शिवसेना के प्रतीक पर कोई संदेह नहीं है और शिवसेना कार्यकर्ताओं की आंख में आंसू हैं, उद्धव ने जोड़ा। कोई चला जाता है तो पार्टी खत्म नहीं होती है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। प्लीज इसे फास्ट मूव कीजिए। कोई चला जाता है तो पार्टी नहीं चली जाती है। विधायक जा सकते हैं लेकिन शिवसेना नहीं जाएगी, उद्धव ठाकरे ने कहा। मेरा अनुरोध है कि कोई गुमराह ना हो। जो विधायक हमारे साथ हैं उनकी सराहना होनी चाहिए, उद्धव ठाकरे ने कहा। विधायकों ने धमकियों पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कौन से विधायक हैं उद्धव ठाकरे जानते होंगे। तस्वीरें आ रही हैं, शिंदे के साथ इतने पार्षद हैं। उद्धव खुद भी यानी नजर रखे हुए हैं कि शिंदे के साथ कौन से पार्षद हैं। जो शिंदे के साथ हैं वो शिंदे के समर्थक हैं। जो शिवसेना को बड़ा मानते हैं वो हमारे साथ हैं। जो शिवसेना से बड़े हो गए हैं वो चले गए हैं, उद्धव का यह कहना है। और इसके अलावा देखिए एकनाथ शिंदे ने भी जवाब दिया है। शिंदे ने कहा बाला साहब के हिंदू समर्थक विचारों का वो समर्थन करते हैं। युवा सेना महिला अघाड़ी के पदाधिकारियों ने मुलाकात की है। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई के लोगों ने उनसे मुलाकात की है। सुनिए जरा उद्धव ठाकरे क्या कुछ कह रहे हैं और उस पर शिंदे ने क्या जवाब दिया, दोनों को सुनिए। एक चर्चा चाललेली आहे ती म्हणजे शिवसेनेच्या चिन्हाबद्दल। मला त्याबद्दल तुम्हाला मुद्दामून मी बोलवलं। धनुष्यबाण, मी माझ्या सैनिकांना बोलताना हेच सांगितलं की कायद्याच्या दृष्टीने बघितलं आणि कायद्यामध्ये जे काही नमूद केलेलं आहे घटनेमध्ये आहे त्यानुसार धनुष्यबाण शिवसेनेपासून कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही। उन्होंने पहले भी कोर्ट में गए हैं लेकिन कोर्ट ने उनको स्टे नहीं दिया है। हम लोग तो जो नियम के अनुसार सब कार्रवाई की हुई है, इसलिए कोर्ट जो है सही फैसला देगा।
कोर्ट के ऊपर, न्यायालय के ऊपर हमें भरोसा है। स्पीकर ने हमें रिकॉग्नाइज किया हुआ है। 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा नंबर्स हमारे पास है। और आइए आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। शिंदे ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। आज शिंदे के साथ ये देखिए जरा, नवी मुंबई के कॉर्पोरेटर्स आकर साथ खड़े हो गए। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी नवी मुंबई के पार्षद भी शिंदे के साथ आकर खड़े हो गए, पूर्व पार्षद भी शिंदे के साथ आकर खड़े हो गए। ये बता रहा है शिंदे की ताकत कैसे बढ़ रही, ये बता रहा है शिंदे कैसे मजबूत हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। कल ही शिंदे के साथ 66 सांसद आकर साथ खड़े हुए। कुल 67 पार्षद ठाणे में हैं, ठाणे के नगर निगम में, और उसमें से 66 शिंदे के साथ आ गए हैं। आइए अब मैं आप बताऊं, यही डर है उद्धव ठाकरे को कि सब शिंदे के साथ जा रहे हैं, तो जो तीर कमान है, तीर और धनुष जो है, कहीं जो उनका पार्टी का चिन्ह, ये है पार्टी का चिन्ह, देखिए, उनको डर है कहीं ये चुनाव निशान भी उद्धव ठाकरे से छिन न जाए। शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई अब लंबी हो रही है। स्पीकर ने बागियों को शिवसेना की मान्यता दी है। यह मान्यता संख्या बल के आधार पर दी गई है और अब यह मामला चुनाव आयोग तक जा सकता है। होगा क्या, हर पार्टी का दरअसल अपना संविधान होता है। पार्टियों का संविधान चुनाव आयोग के पास होता है और चुनाव चिन्ह पर फैसले में शिवसेना संविधान माना जाएगा। पार्टी की कमान कई आधारों पर तय की जाती है। होगा क्या कि सबसे पहले समर्थकों का संख्या बल देखा जाता है, कितने समर्थक हैं उनके साथ। इसके अलावा किस गुट के पास कितने सांसद, कितने विधायक हैं, इस पर भी असर डालता है ये। साथ ही साथ चुनाव चिन्ह के लिए हर स्तर पर समर्थन चाहिए होता है। पार्टी पदाधिकारियों का समर्थन भी साबित करना होगा। चुनाव आयोग से असंतुष्ट होने पर कोर्ट भी जा सकते हैं और शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी उद्धव की तरफ ही है अब तक, और उद्धव ठाकरे कानूनी दांवपेच पर राय ले रहे हैं फिलहाल। ऐसे में तीर धनुष की लड़ाई अभी लंबी होगी, लेकिन शिंदे लगातार मजबूत हो रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा शिंदे समर्थक जो विधायक हैं मंगेश कुदालकर। आपको याद होगा शिवसैनिकों ने एक विधायक के कार्यालय में तोड़फोड़ की थी, वही है मंगेश कुदालकर। वो अब क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि वो चिन्ह तो हमारे से कोई छीन नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट पर उनको पूरा भरोसा है और शिवसेना पर दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं। माननीय उद्धव साहब ने जो कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय जो केस पेंडिंग है, तो इसके लिए हम उसके बारे में कुछ ज्यादा कहेंगे नहीं। न्यायालय जो निर्णय देंगे वो हमें मान्य रहेगा। और दूसरी बात, माननीय एकनाथ जी शिंदे, इनके नेतृत्व में हम आज 40 MLA चल रहे और हमारा सबका एक ही निर्णय हो गया है कि एकनाथ शिंदे साहब जो निर्णय लेंगे किसी भी तरह का, वो हमें मान्य रहेगा। आपको क्या लगता है कि शिवसेना किसकी तरफ जाएगी, या शिवसेना का जो उत्तराधिकारी, जो दावेदार है, वो कौन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट पर आपकी किस तरह की उम्मीद है? हमने तो हमारा दावा दाखिल किया हुआ है और विधानसभा में तो हमारा बहुमत, और वजह यह है, अब सोचिए उद्धव ठाकरे क्यों परेशान है। उनका पार्टी न चली जाए इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी गए। अभी भी बार बार, यानी सरकार शिंदे की बन गई है, अलग अलग याचिकाओं के साथ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। बेशक उनका लीगल राइट है, वो ये कर सकते हैं, लेकिन देखिए जरा सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका लगाई गई है। क्या क्या है याचिका में? शिंदे के खिलाफ उद्धव गुट फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और क्या याचिकाएं हैं? शिवसेना नेता सुभाष देसाई ने यह अर्जी दायर की है। शिवसेना के नेता हैं। दायर अपील में 3 फैसलों को चुनौती दी गई है। 3 फैसले कौन से हैं? पहला, राज्यपाल का शिंदे को सरकार बनाने का आमंत्रण है, पहला फैसला। दूसरा है विधानसभा में नए स्पीकर का चुनाव हो, यह याचिका लगाई गई है। तीसरा, सदन में शिंदे सरकार का फ्लोर टेस्ट हो। इस पर उद्धव गुट के वकील ने कहा शिंदे की सीएम के तौर पर नियुक्ति को चुनौती दे रहे हैं वो, और कोर्ट ने कहा 11 जुलाई को इन मामलों की सुनवाई होगी। आइए सुनिए जरा अशोक धवले क्या कह रहे हैं, सीपीआईएम के नेता हैं, सुनिए। ये तो अपेक्षित था कि इस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार का निर्णय लेगी। पहले भी वो एक केस है, 16 शिवसेना MLAs को डिस्क्वालीफाई करने की भी बात है, वो 11 तारीख को वो भी लिस्टेड है। तो इन दोनों के साथ में अगर सुप्रीम कोर्ट ने
और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है गलाकाट गैंग। गलाकाट गैंग से अब विश्व हिंदू परिषद बचाएगी। पहली तस्वीर दिखाइए जरा। रोज एक धमकीबाज सामने आ रहा था, कल एक और धमकीबाज सामने आया। ये मेवात के धमकीबाज थे जो जबान काटने पर नुपुर शर्मा की 2 करोड़ का इनाम दे रहे थे। ये कल तक की धमकी थी। अगली आज की तस्वीर देखिए जरा। सारी धमकी निकल गई और गिरफ्तारी हो गई है उनकी भी, चिश्ती की जैसे गिरफ्तारी हुई थी। आइए अब आपको दिखाऊं कि धमकीबाजों को कैसे जेल भेज दिया गया है। अब तक किस किस की गिरफ्तारी हो चुकी है। सारे धमकीबाज एक एक करके जेल में चले गए हैं। यही सही ठिकाना भी है। देश में अमन शांति रहेगी जब ये सारे धमकीबाज अंदर रहेंगे। तो सलमान चिश्ती नुपुर शर्मा को कत्ल की धमकी दी थी सलमान चिश्ती ने, तो वो जेल में है। इसके अलावा सिर कलम करने का इनाम का ऐलान किया था। सलमान चिश्ती को पुलिस ने दबोचा। उसके बाद अगला नाम है नदीम का। बूंदी में मौलाना नदीम ने धमकी दी थी, वो भी जेल भेज दिए गए। नुपुर को जुबान काटने की धमकी दी थी, फिलहाल हवा खा रहे हैं जेल की। मौलाना नदीम की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में। इरशाद मेवात का, जिसको मैंने आपको दिखाया, इरशाद हरियाणा के मेवात से धमकी का वीडियो वायरल हुआ था। नुपुर शर्मा की जीभ काटने पर 2 करोड़ के इनाम का ऐलान किया था इरशाद ने। हरियाणा पुलिस ने इरशाद को गिरफ्तार कर लिया है। अब जरा सुनिए पुलिस क्या कह रही है। ये वीडियो संज्ञान में आया है पुलिस के, और इस संबंध में एक शिकायत भी प्राप्त हुई थी हमें, और उस वीडियो को देखकर शिकायत को प्राप्त करने उपरांत उसमें हमारी तरफ से एक मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो में जो बोल रहे हैं उस व्यक्ति के खिलाफ बाय नेम और अन्य के खिलाफ, तो उसमें हम जांच कर रहे हैं। हमारी अपील है कि आप लोग सभी शांति बनाए रखें और बाहरी किसी भी कोई भी आपको अगर प्रवोक करता है तो उसकी बातों में ना आए और आप समझदारी से अपना काम करें। और आइए, इस तरह के जो धमकीबाज हैं, इन धमकीबाजों से विश्व हिंदू परिषद बचाने की तैयारी कर रहा है। कैसे बचाएगा? विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा तैयारी की है कि इस तरह के जो गला काटने, सिर कलम करने की धमकियां दे रहे हैं, उनसे अब आम हिंदुओं को कैसे बचाया जाना है। जिप लेके आइए मेजनाइन पर आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे संभव होगा आखिर कि विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किए। वीएचपी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हर शहर के लिए ये नंबर है। हिंदुओं की रक्षा के लिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सरतन से जुदा गैंग के खिलाफ ये मुहिम चलाई जा रही है और धमकी मिलने पर मदद का ऐलान किया गया है। वीएचपी धमकी मिलने वालों की मदद करेगी, ये कहा गया है। उसमें हिंदुओं की रक्षा के लिए बाकायदा नंबर जारी किए गए हैं। देश के कई राज्यों में नंबर जारी किए गए हैं। सुरक्षा के साथ कानूनी मदद भी दी जाएगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कहना है विश्व हिंदू परिषद का। सुनिए। हिंदू समाज के मानबिंदुओं की सुरक्षा रक्षा करना बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का ध्येय है। पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय स्तर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक नंबर हमने वो दिया है जो कि 24/7 24 घंटे काम करेगा। और आइए आज की एक और बहुत बड़ी खबर जो पूरे दिन सुर्खियों में रही, और खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बहुत जिगरी यार हुआ करते थे, बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज उनकी हत्या कर दी गई। मोदी के जिगरी दोस्त का मर्डर। शिंजो आबे पूर्व पीएम, पहली तस्वीर जरा दिखाइए, ये देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते देखिए। ये जो तस्वीरें अलग अलग, ये जब प्रधानमंत्री के साथ शिंजो आबे झूले पर बैठे थे, साबरमती की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों की मुलाकात और गर्मजोशी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के रिश्ते कैसे रहे हैं। ये दो नेताओं के जो रिश्ते हैं, यही रिश्ते दो देशों के रिश्ते तय करते हैं। ये मुलाकात और ये किस तरह से मिल रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं शिंजो आबे के साथ पीएम मोदी के कैसे रिश्ते थे। आज हुआ क्या, अगली तस्वीर दिखाइए और फुल स्क्रीन लीजिए। यही शिंजो आबे खड़े हैं जिन्हें आप पीएम मोदी के साथ देख रहे थे अब तक। शिंजो आबे पर देखिए कैसे गोली चली। यही शिंजो आबे पीएम मोदी के दोस्त जापान में भाषण दे रहे थे, और भाषण देने के दौरान देखिए क्या हुआ, एक गोली चली और उसके बाद अचानक दूसरी गोली फायर हुई और शिंजो आबे गिर गए। शिंजो आबे गिरे, उनके सुरक्षा गार्ड अंगरक्षक कुछ समझ पाते हो, देखिए दूसरी तरफ हमलावर पकड़ लिया गया। हमलावर को पकड़ लिया गया, वो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। ये देखिए दोनों फायर हुए और शिंजो आबे गिर गए हैं।
ये उस वक्त की तस्वीरें, कुछ समय देखिए उनके बॉडीगार्ड अगल बगल खड़े थे, ये 2 फायर हुए, भाषण दे रहे थे वो, और अचानक दोनों फायर के बाद वो गिर पड़े। और आइए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और ये देखिए अगली तस्वीर शिंजो आबे उसके बाद जब गिरे जमीन पर, ये वो तस्वीर थी जब बुरी तरह से जख्मी हो गए, खून बह रहा था, जमीन पर गिर गए, और उसके बाद अगली तस्वीर दिखाइए जरा, फौरन उन्हें एयरलिफ्ट किया गया, अस्पताल पहुंचाया गया। ये देख रहे हैं हेलीकॉप्टर खड़ा है, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं शेड, इसके अंदर लेकर आया गया पूर्व पीएम को, उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तो आइए आपको बताऊं कैसे हुई शिंजो आबे की हत्या, ये जो शख्स था, ये गोली चलाने वाला शख्स कौन था और किस इंटेंशन के साथ इसने शिंजो आबे को टारगेट किया। देखिए जरा, चुनाव प्रचार के दौरान आबे को गोली मारी गई, कैंपेन कर रहे थे वो, जापान के नारा शहर में भाषण दे रहे थे उस वक्त शिंजो आबे। 42 साल के हमलावर ने पीछे से फायरिंग की है उनके ऊपर। शिंजो आबे को हमलावर ने 2 गोलियां मारी हैं, एक के बाद एक। आबे के सीने और गले पर गोली लगी है। हमले के बाद आबे के शरीर से खून बहता दिखा है। फायरिंग के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, बहुत से लोग मौजूद थे जो उन्हें सुन रहे थे। गोली लगने के बाद फौरन शिंजो आबे जमीन पर गिर पड़े। शिंजो आबे को दिल का दौरा पड़ा। जी हां, दोनों गोलियां लगने के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया है। हेलीकॉप्टर से नारा मेडिकल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। 6 घंटे तक डॉक्टरों ने जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी का नाम यामागामी तेत्सुया है। सेना से रिटायर था हमलावर यामागामी, उसके बारे में बताया जाता है शिंजो आबे की नीतियों से नाराज चल रहा था, यह बताया गया। शिंजो जापान के लंबे समय तक पीएम रहे, प्रधानमंत्री रहे, पारिवारिक सियासत उन्हें परिवार में मिली, परिवार के साथ मिली। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उनकी तस्वीरें ट्वीट की हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जैसे ही प्रधानमंत्री को खबर मिली कि उनके मित्र अब नहीं रहे। ये देखिए जरा, पीएम मोदी ने शिंजो आबे के साथ अपनी ये तस्वीर साझा की है। दोनों एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूबी है, जो उनसे मिलता है उनका मुरीद हो जाता है। आइए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया। क्या लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? इसके साथ ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपना एक करीबी मित्र खो दिया है। ये देख रहे हैं तस्वीरें, ये दोनों के मिलने की पूरी कहानी बयां कर रही है। देखिए जरा, प्रधानमंत्री ने लिखा, शिंजो आबे के निधन से स्तब्ध हूं और दुखी हूं। मेरे सबसे करीबी दोस्त थे आबे। शिंजो आबे एक महान नेता थे। आबे ने जापान के विकास में अहम योगदान दिया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी दोस्ती और गहरी होती चली गई। दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जापान के पूर्व पीएम के सम्मान में 9 जुलाई को राष्ट्रीय शोक रहेगा, यानी हिंदुस्तान में कल राष्ट्रीय शोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया है। आइए अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं उस हमलावर की जिसे गिरफ्तार किया गया। यह है वो हमलावर जिसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। नीचे अंगरक्षकों ने गिराकर उसे अरेस्ट किया है। ये देख रहे हैं उसकी तस्वीरें। ये देखिए, हाथ में बंदूक लिए हुए था उस वक्त वो, जिस वक्त उसे पकड़ा गया है। ये देखिए, ये बंदूक लिए था, इसे पकड़ा गया। इसके बारे में तब तक जानकारी नहीं थी, लेकिन मारने के पीछे मोटिव और मकसद क्या था ये अब तक साफ नहीं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, इसी गन से हमला हुआ। ये जो आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन जरा लीजिए, ये वो बंदूक है, यही वो बंदूक है जिससे शिंजो आबे पर फायर किया गया। फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज। इस बंदूक को आप देख रहे हैं, हैंडमेड बंदूक है जिससे हमला किया गया। 2 फायर हुए हैं इसी बंदूक से। जब गिर गया है वो शख्स, उसके बाद ये बंदूक गिरी है, जिसकी बाकायदा जांच जारी है कैसे ये बंदूक बनी, क्योंकि ये हाथ से बनाई गई बंदूक है। इस बंदूक के बारे में आपको बताऊं, ये हैंडमेड गन है, यानी हाथ से तैयार की थी हमलावर ने। ग्राफिक्स दीजिए। शिंजो आबे पर हैंडमेड गन से हमला हुआ, क्योंकि जापान में बंदूक खरीदना लगभग असंभव और नामुमकिन है, इसलिए इस हमलावर ने हाथ से बंदूक बनाई। देखने में कैमरे जैसी दिखती है ये गन, और ये एक होममेड हथियार है, इसे घर में बनाया गया है। करीब से देखने पर
2 पाइप इसमें नजर आते हैं। हमलावर ने अपने घर में ही इसे बनाया है, तैयार किया है। हमलावर जापान का पूर्व सैनिक रहा है, आपको बताऊं, और नारा शहर का ही रहने वाला है यामागामी। हमलावर यामागामी ने कई पिस्तौल भी पहले बनाई हैं। पुलिस ने यामागामी के घर पर बाकायदा रेड की, छापा मारा। हमलावर के घर से विस्फोटक भी बरामद हुआ है। यामागामी ने अपने घर में बारूद भी तैयार किया है। खबर यह है यामागामी ने अपने घर में बारूद तैयार किया। जरा सुनिए जो जापान के पीएम है उनका क्या कहना है। फूमियो किशिदा इस मर्डर के बाद वो खुद बहुत अफसोस में थे, भावुक थे, किसी तरह अपनी आंखों के आंसू उन्होंने रोके हैं। सुनिए जरा। はい、まず、本日午前中昼前ですが、奈良県において安倍晋三元総理が銃撃をされ、そして今現在深刻な状況にあると聞いております。今懸命の救急措置が行われていると承知をしています。まずは安倍元総理がなんとか一命を取り留めていただくよう、心から祈りたいと思っています。今回の犯行の背景についてはまだ十分把握できてはおりませんが、いずれにせよ民主主義の अब आइए अब मैं आपको बताता हूं कि जापान में कितना मुश्किल है बंदूक खरीदना। इसलिए इसने बंदूक खरीदी नहीं, बंदूक घर में बनाई। जापान की गन पॉलिसी जो है वो बहुत ज्यादा सख्त है। बंदूक का लाइसेंस हासिल करना बेहद मुश्किल है जापान में। शूटिंग एसोसिएशन से बाकायदा मंजूरी लेनी पड़ती है, पुलिस की जांच से गुजरना पड़ता है। शॉटगन एयर राइफल्स की बिक्री की अनुमति है, यानी शॉटगन और एयर गन आप ले सकते हैं। इन दोनों को हासिल करना बेहद मुश्किल है। खरीदारों को पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है, यानी यह भी खरीदने के लिए इंतजार करना पड़ता है। लिखित परीक्षा और शूटिंग रेंज टेस्ट देना होता है बाकायदा। शूटिंग रेंज टेस्ट में 95% एक्यूरेसी जरूरी है। मेंटल हेल्थ चेकअप होता है, यानी दिमागी रूप से आप ठीक हैं या नहीं। ड्रग टेस्ट होता है, कहीं ड्रग तो नहीं लेते। साथ ही बैकग्राउंड चेक पास करना भी जरूरी है कि आपका अतीत कैसा है। बंदूक खरीदने वाले क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उसका देखा जाता है। बंदूक खरीदने वाले पर कोई कर्ज तो नहीं है, संगठित अपराध में तो शामिल नहीं रहा है वो, और परिवार और दोस्तों के साथ कैसे संबंध है। इन सारे टेस्ट के बाद ही बंदूक मिल सकती है, तो लगभग नामुमकिन। हैंडगन को कानूनी मान्यता नहीं मिली हुई है वहां, और यही वजह है कि हमलावर ने बंदूक घर में बनाई, 2 पाइप्स के जरिए बनाई। आइए अब लेकिन आपको मैं दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे के रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसीलिए ये दोनों लीडर आपस में कनेक्ट करते हैं। भारत की आवाम कनेक्ट करती है, और हमारा लगाव भी शिंजो आबे से इसीलिए ज्यादा है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री देखने लायक है। दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती थी। पीएम रहते आबे 9 साल में, सोचिए जरा, 9 साल में 4 बार हिंदुस्तान आए थे, और मोदी के साथ उनकी ट्यूनिंग बेहद शानदार थी। जब भी दो नेता मिलते हैं गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। मोदी के संसदीय क्षेत्र बाकायदा वाराणसी भी गए शिंजो आबे, गंगा आरती में भी शामिल हुए। वो तस्वीर भी कोई भूल नहीं सकता है जब एक देश का प्रधानमंत्री हमारे वतन आया हो और वो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हो, हमारे रिवाजों के साथ जुड़ा हो, और गंगा के तट पर जाकर उसने गंगा आरती की हो। पूरी तरह से भारतीय परंपरा में ढल गए थे जापानी पीएम शिंजो आबे। इस दौरान पूजा की थाली लेकर आरती करते भी दिखे शिंजो आबे। इसी मौके पर आबे प्रधानमंत्री मोदी को अपने मोबाइल से खींची तस्वीर दिखा रहे थे, जो तो संभवतः गंगा आरती के दौरान जो तस्वीर ली गई थी वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने दिखाई। आबे के गांधीनगर पहुंचने पर आपको बताऊं, पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए आबे का स्वागत किया था, भव्य स्वागत। दोनों नेताओं ने गांधीनगर की सड़कों पर भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया था, और इसके साथ ही साबरमती में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के वक्त भी शिंजो आबे भारतीय पारंपरिक ड्रेस में दिखे थे। अक्टूबर 2018 में 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए थे। तब मोदी ने शिंजो आबे के साथ जापान के यामानाकोका काको गांव में होटल गार्डन में वॉक किया था।
और इससे पहले 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जापान के दौरे पर गए थे। फिर क्योटो से लेकर टोक्यो तक हर पल दोनों नेता का साथ रहना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय था। आपको सुनवाऊं, जरा सुनिए शिंजो आबे को सुनिए जब वो कह रहे हैं भारत की जय कह रहे हैं। जरा सुनिए शिंजो आबे का वो बयान सुनवाइए जरा। 日本はジャパン、その日本とインドが協力すればヒンドゥー語のジャイ、すなわち勝利することができます。ジャイジャパン、ジャイインディア、そのために私はモディ首相と力を合わせます。 तो एक नेता खुद आकर कह रहा है जय हिंद और जय इंडिया। अब आप समझ सकते हैं उनका भारत से लगाव। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा।